तो चलिए आज के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर हम 20वीं सदी पर नजर डालें तो दुनिया भर के देशों और बड़ी बड़ी कंपनियों ने कुछ ऐसी विशाल और अचंभित कर देने वाली मशीनें बनाई जिनकी कल्पना करना भी उस समय मुश्किल था। उनका मकसद था गति, आकार और प्रकृति की सीमाओं को पार करना। लेकिन इस असीम महत्वाकांक्षा के नतीजे कई बार इतने अप्रत्याशित और खौफनाक निकले जिन्होंने इतिहास की दिशा ही बदल कर रख दी। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन्हीं विशालकाय मशीनों और उनके पीछे की अविश्वसनीय कहानियों की गहराई में गोता लगाने वाले हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि सबसे बड़ी इंजीनियरिंग विफलताएं ही सबसे बड़ी प्रगति का रास्ता खोलती हैं। जरा सोचिए, जब हम तकनीकी सीमाओं को उनके चरम तक ढकेलते हैं तो क्या होता है? मानवीय अहंकार और प्रकृति की उस ताकत के बीच एक भयंकर टकराव होता है जो किसी से समझौता नहीं करती। हमेशा से यही होता आया है। जब भी किसी मशीन को उसकी भौतिक क्षमताओं के पार ले जाने की कोशिश की गई, प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया। लेकिन जैसा कि आज हम देखेंगे, इन्हीं भयावह टकरावों और बड़ी विफलताओं ने आधुनिक दुनिया की सबसे बड़ी तकनीकी छलांगों की नींव भी रखी है। आज के इस विश्लेषण में हम 3 ऐतिहासिक महामशीनों के केस स्टडीज पर चर्चा करेंगे। तो हमारा क्रम कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले नंबर 1, इंजीनियरिंग की सीमाओं को चुनौती। नंबर 2, टाइटेनियम सोवियत पनडुब्बी। नंबर 3, उड़ने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर। नंबर 4, रहस्यमयी कार्गो जहाज का डूबना। और अंत में नंबर 5, विफलताओं की विरासत। तो भाग 1, इंजीनियरिंग की सीमाओं को चुनौती। चलिए सबसे पहले शीत युद्ध के बिल्कुल चरम के दौरान समुद्र की गहराइयों में चलते हैं। ये एक्सट्रीम इंजीनियरिंग का एक ऐसा पहला युग था जहां अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही महाशक्तियां सैन्य श्रेष्ठता हासिल करने की एक अंधी दौड़ में शामिल थीं। सच कहूं तो ये एक ऐसी रेस थी जहां भौतिक विज्ञान के नियमों को रोजमर्रा की बात की तरह चुनौती दी जा रही थी। उस समय इन दोनों देशों की नौसैनिक रणनीतियों में जमीन आसमान का अंतर था। 1960 के दशक की बात करें तो अमेरिकी नौसेना ने अपनी पनडुब्बियों को बिल्कुल शांत और अदृश्य रखने की परिष्कृत स्टेल्थ तकनीक में गजब की महारत हासिल कर ली थी। वे बिना किसी की नजर में आए घंटों तक सोवियत जहाजों का बिल्कुल सटीक ट्रैकिंग के साथ पीछा कर सकते थे। इसके ठीक उलट सोवियत संघ इस ध्वनिरोधी तकनीक में काफी पीछे था। तो उन्होंने क्या किया? सोवियत इंजीनियरों ने एक पूरी तरह से अलग रास्ता चुना। उन्होंने स्टेल्थ को किनारे रखा और अपना पूरा फोकस पनडुब्बी की रॉ परफॉर्मेंस यानी बेतहाशा गति, अत्यधिक गहराई और अभूतपूर्व एक्सेलरेशन पर लगा दिया। भाग 2, टाइटेनियम सोवियत पनडुब्बी। अब इसी सोवियत रणनीति का नतीजा थी अल्फा क्लास पनडुब्बी। और यकीन मानिए, ये कोई साधारण पनडुब्बी नहीं थी। ये पानी के नीचे उड़ने वाले किसी फाइटर जेट की तरह थी। इसे पूरी तरह से टाइटेनियम से बनाया गया था। टाइटेनियम जो स्टील से 40% तक हल्का होता है और कहीं ज्यादा मजबूत भी। इसी खासियत ने इस मशीन को 1000 मीटर की उस अकल्पनीय गहराई तक गोता लगाने की क्षमता दी जहां पानी का भारी दबाव किसी भी आम पनडुब्बी को पल भर में कुचल सकता है। लेकिन इतनी भयानक गति हासिल कैसे की जाए? इसके लिए इसके अंदर एक बहुत ही क्रांतिकारी लिक्विड मेटल कूल्ड रिएक्टर लगाया गया। इस रिएक्टर ने पनडुब्बी को आम रिएक्टरों के मुकाबले 3 गुना अधिक पावर दी, जिसका मतलब था कि यह विशाल मशीन कुछ ही सेकंड में अपनी टॉप स्पीड पकड़ सकती थी। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी और जानलेवा खामी थी। इस रिएक्टर को कभी भी बंद नहीं किया जा सकता था। इसके कूलेंट का तापमान हर हाल में 125 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रखना ही होता था। अगर तापमान इससे 1 डिग्री भी नीचे गया तो वो तरल धातु तुरंत जम जाएगी और पूरा रिएक्टर हमेशा के लिए कंक्रीट के एक ठोस ब्लॉक में तब्दील हो जाएगा। और दुर्भाग्य से वही हुआ जिसका डर था। 1972 में इसके डिप्लॉयमेंट के दौरान एक बहुत बड़ी घटना घटी। स्टीम जनरेटर में एक छोटा सा रिसाव हुआ जिस पर तुरंत ध्यान नहीं दिया जा सका। इसके कारण रिएक्टर का तापमान तेजी से गिरने लगा और बस कुछ ही पलों में तरल धातु का वो कूलेंट जम गया। सोवियत नौसेना की इंजीनियरिंग का वो शानदार ताज पलक झपकते ही टाइटेनियम के एक बहुत बड़े और महंगे कबाड़ में तब्दील हो गया। इस पनडुब्बी को आखिर में बीच से काटना पड़ा और ये इंजीनियरिंग के इतिहास में एक बेहद भयानक विफलता बन गई। भाग 3, उड़ने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर। चलिए अब हम समुद्र की गहराइयों से बाहर निकलते हैं और 1920 और 1930 के दशक में प्रशांत महासागर के आसमान की ओर चलते हैं। उस समय तेजी से उभरते और विस्तार करते शाही जापान को काउंटर करने के लिए अमेरिका को एक बहुत ही अभिनव रणनीति की जरूरत थी जो उस पूरे महासागर की विशालता को कवर कर सके।
उस दौर में दुश्मन के बेड़े का पता लगाने के लिए जो पारंपरिक स्काउट क्रूजर जहाज होते थे, वे बहुत धीमे थे, गिनती में कम थे और बहुत महंगे भी पड़ते थे। इतने विशाल महासागर की निगरानी के लिए वो बस काफी नहीं थे। इसी समस्या को देखते हुए एडमिरल विलियम ए मॉफेट ने विशाल कठोर एयरशिप यानी रिजिड एयरशिप का प्रस्ताव रखा। यूएसएस एक्रोन और यूएसएस मैकॉन जैसे ये एयरशिप पारंपरिक जहाज़ों की तुलना में 4 गुना तेजी से उड़ सकते थे, 10 गुना ज्यादा दूर तक जा सकते थे और सबसे बड़ी बात, लगातार 1 हफ्ते तक हवा में रह सकते थे। ये सचमुच आसमान में तैरने वाले विशालकाय किलों की तरह थे। अब आप सोचेंगे कि इतना बड़ा एयरशिप तो दुश्मन की नजरों में बहुत आसानी से आ जाएगा, है ना? बिल्कुल। यहीं पर कैप्टन हर्बर्ट विक्टर विली ने यूएसएस मैकॉन के लिए एक गजब का सामरिक बदलाव किया। उन्होंने तय किया कि ये विशाल एयरशिप खुद आगे जाके स्काउटिंग नहीं करेगी। इसके बजाय मैकॉन अपने अंदर से छोटे स्पैरो हॉक फाइटर्स को बाहर भेजेगी, जबकि वो खुद सुरक्षित दूरी पर छिपी रहेगी। जरा सोचिए, उस समय आधुनिक रडार नहीं थे, फिर भी उन फाइटर्स को वापस बुलाने के लिए गणितीय वेक्टरिंग और दृश्य होमिंग प्रणाली का बेहद कामयाबी से इस्तेमाल किया गया। ये अपने समय के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन देखिए, इंसानी दिमाग की कोई भी रणनीति या तकनीक प्रकृति के प्रकोप के आगे टिक नहीं सकती। 1933 में एक भयानक तूफान आया और यूएसएस एक्रोन समुद्र में गिरकर पूरी तरह नष्ट हो गई। इस हादसे में खुद एडमिरल मोफेट समेत कई लोगों की जान चली गई। फिर 1935 में यूएसएस मैकॉन का भी वही हश्र हुआ। इसके ऊपरी हिस्से यानी अपर फिन में एक स्ट्रक्चरल खामी थी। चौंकाने वाली बात यह है कि नौसेना इस बारे में जानती थी, लेकिन इसे कभी ठीक नहीं किया गया। भारी हवा के दबाव में वो कमजोर हिस्सा टूट गया और हवा में तैरता वो बेजोड़ एयरशिप हमेशा के लिए प्रशांत महासागर की गहराइयों में समा गया। भाग 4, रहस्यमयी कार्गो जहाज का डूबना। अब हम आते हैं अपनी तीसरी केस स्टडी पर। ये कहानी है 20वीं सदी के अंत में कमर्शियल शिपिंग उद्योग में आए भारी उछाल की और 1980 में टाइफून ऑर्किड जैसे शक्तिशाली तूफान से टकराने वाले एमवी डर्बीशायर नामक मालवाहक जहाज की। ये पूरी घटना आधुनिक शिपिंग के इतिहास का एक बेहद दुखद और काला अध्याय है। 1,50,000 टन, ये सिर्फ कोई रैंडम संख्या नहीं है। ये डर्बीशायर के उस विशाल आकार का एक डरावना प्रमाण है। ये एक बहुत ही एडवांस्ड और बल्क ऑयल कैरियर था, यानी ऐसा जहाज जो एक साथ कच्चा लोहा, भारी सामान और तेल ले जा सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये लंबाई में टाइटैनिक से भी बड़ा था। जब ये उस भयानक तूफान में फंसा तो इसमें 1,50,000 टन लौह अयस्क लदा था और फिर बिना कोई डिस्ट्रेस कॉल या इमरजेंसी सिग्नल भेजे ये विशालकाय अत्याधुनिक जहाज अचानक समंदर में कहीं गायब हो गया, मानो वो कभी था ही नहीं। इसके गायब होने के बाद जो हुआ उसे समझना बहुत जरूरी है। 1980 में जहाज गायब हुआ और आधिकारिक तौर पर इसे प्रकृति का कहर बताकर फाइल बंद कर दी गई। लेकिन उन नाविकों के परिवारों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अगले 14 साल तक सच्चाई के लिए एक अथक संघर्ष किया। देखिए, 1982 में बिल्कुल इसी डिजाइन के एक दूसरे जहाज में दरारें पाई गई। 1986 में एक और जहाज कॉलून ब्रिज इसी तरह से टूट गया। फिर भी 1989 की आधिकारिक जांच ने किसी भी तरह की डिजाइन खामी से साफ इनकार कर दिया। लेकिन अंततः 1994 में लगातार दबाव के चलते डर्बीशायर का मलबा 4 किलोमीटर की गहराई में खोज लिया गया और इसी के साथ पूरी सच्चाई बाहर आ गई। जब उस मलबे की जांच हुई तो जो सच सामने आया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। ये कोई सिंपल ढांचागत विफलता नहीं थी, बल्कि एक के बाद एक हुई घटनाओं का एक भयानक सिलसिला था, जिसे हम डोमिनो इफेक्ट कहते हैं। सबसे पहले भयंकर लहरों ने जहाज के आगे के वेंटिलेटर को तोड़ दिया। वहां से पानी अंदर बोसून स्टोर में भरने लगा। पानी के भारी वजन से जहाज का अगला हिस्सा पानी में और नीचे की तरफ धंसता चला गया। फिर लहरों के भीषण दबाव से हैच 1 अंदर की तरफ टूट गया। इसके बाद वो खौफनाक डोमिनो इफेक्ट शुरू हुआ और एक के बाद एक जहाज के सारे हैच ताश के पत्तों की तरह तबाह होते चले गए। भाग 5, विफलताओं की विरासत। तो देखिए, सोवियत पनडुब्बी हो, अमेरिकी एयरशिप्स हों या फिर ये ब्रिटिश कार्गो जहाज, ये तीनों ही मशीनें अलग अलग समय और अलग अलग मकसदों के लिए बनाई गई थीं। लेकिन इन सभी की विरासत एक ही धागे से जुड़ी हुई है। इन सभी ने अपनी अपनी सीमाओं को चुनौती देने की कोशिश की और अंततः एक भयानक विनाश का सामना किया। ये सभी मशीनें अपनी अत्यधिक परिचालन मांगों, अनदेखी खामियों या फिर एक के बाद एक हुई छोटी छोटी गलतियों के कारण नष्ट हो गईं।
लेकिन ये सब पूरी तरह से व्यर्थ नहीं था। इनकी विफलताओं ने विज्ञान, इंजीनियरिंग और सुरक्षा के नियमों को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। एमवी डर्बिशायर के परिवारों के उस लंबे संघर्ष के कारण ही समुद्री सुरक्षा के नियम सख्त हुए, मटीरियल साइंस में बहुत प्रगति हुई। सच तो ये है कि आज समुद्री यात्राओं में जो कड़े सुरक्षा मानक हम देखते हैं, वे इन्हीं पुरानी गलतियों से सीखे गए सबक हैं। और इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने आता है। क्या ये विनाशकारी विफलताएं आधुनिक नवाचार और हमारी सुरक्षा के लिए चुकाई जाने वाली एक जरूरी कीमत थी? आज हमारे पास जो इतने सुरक्षित विमान हैं, जो आधुनिक जहाज और बेहतरीन तकनीकें मौजूद हैं, क्या उनकी नींव में इन गिरी हुई विशाल मशीनों का मलबा ही नहीं है? इतिहास गवाह है कि प्रगति अक्सर विफलता की राख से ही जन्म लेती है और इंजीनियरिंग का भविष्य हमेशा पिछली गलतियों को सुधार कर ही बेहतर बनता है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।